नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। अब चूंकि हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, कुछ एक आधा कोई टॉपिक बचा है चीजों का, वो भी आने वाले टाइम में हम कवर कर देंगे। उसके लिए आपको जो है बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपके एग्जाम्स जो हैं वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पीवाईक्यूज के ऊपर थोड़ा फोकस करना। तीन सब्जेक्ट जो पहले ही कवर हो चुके थे उनके पीवाईक्यू मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका था, हमने एनालिसिस भी उनका अच्छे से कर लिया था। अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम लिंक का इस्तेमाल करके आप वो चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट और कल हम अपना जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से मेरे पास पीवाईक्यूज थोड़े ज्यादा टाइम के हैं और ज्यादा पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के मेरे पास 2 ही पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। जैसे जैसे और पीवाईक्यू अवेलेबल होते जाएंगे मैं वो भी आपको बताता रहूंगा। आइए आज के लिए हम 18 और 2019 में जो हमारे क्वेश्चन पेपर आए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर जो है वो किस हिसाब से ड्राफ्ट किया जाता है, उसका लेवल कितना रहता है और आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके हिसाब से कवर करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पीवाईक्यू सीरीज का ये लेक्चर है अपना, 3 सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं इस तरह का रेगुलर कंटेंट आपके लिए पोस्ट करता रहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से। अब देखें, पहले आपको 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उनमें क्या लिखना है आपको, ये चीज हम पिछले पीवाईक्यूज के अंदर, मतलब एक फॉर्मेट जो है आपका, वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। नहीं देखे तो प्लीज आई बटन के अंदर उनको मैं पोस्ट कर दूंगा, प्लीज वो जाकर देख लीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूं, 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उसको जो है डिटेल्ड में डिफाइन कीजिए, सब चीज डिफाइन कीजिए। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ये 3 चीजें आप वहां पर लिख के आइए, लेकिन इनको एक पैराग्राफ में लाइन दर लाइन इन चीजों को जो है डिफाइन कीजिएगा। खैर, अब देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या आया था। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बताइए, बिजनेस एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है और सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझाइए। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। फेमा क्या था हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किसको रिपील करके बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को। और ये आया कब था, 1999 में ये बिल बना था, 2000 के अंदर ये एक्ट बन गया था। उसके बाद क्या है, हाउ द इनकम ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यह सवाल आया है कि इंडिया के अंदर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से की जाती है। तो वो चीजें आपको अच्छे खासे हमने डिटेल्ड वे में अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करवा रखा है, किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हमारे देश के अंदर। ये चीज आप करेंगे किसके अंदर, फैक्टर मॉडल्स के अंदर। तो वहां आप जाके इन चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं, व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मेन फीचर्स आपको पूछे हैं। इसके नाम से ही आपको आधी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये एक्ट किस लिए बनाया गया था और इसके फीचर्स क्या होने हैं। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, उसकी एजुकेशन, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, उसको फॉल्सिफिकेशन और जो है इस तरह के बुलिंग, हरासमेंट जैसी चीजों से बचाना, अडल्ट्रेशन से बचाना, ये सारी चीजें आप इसके अंदर अच्छे से लिख सकते हैं। फिर है आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, हमने अच्छे से कवर कर लिए थे। तो इनमें जो है मुझे कुछ भी नया नहीं दिखाई दे रहा। फिर आता है एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, कॉर्पोरेशन है, उनके 2 अच्छे पहलू बताने हैं आपको, उनके एडवांटेजेस जो हैं बताने हैं। फिर इंडस्ट्रियल सिकनेस आता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस का हमने पूरा चैप्टर कवर किया था, आई होप वो चीज आपको पता है। रोल ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रोल्स के भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। क्या क्या थे, फाइनेंशियल रोल थे, असिस्टेंस रोल थे, कंसल्टेंसी रोल थे, टेक्निकल असिस्टेंट रोल थे। वो सारी चीजें हम अच्छे से कवर करके आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज बिजनेस एनवायरनमेंट के आप पूरी सीरीज देखिए, उसके बाद ये पीवाईक्यूज करिए और फिर दोबारा से उन सीरीज के अंदर पीवाईक्यूज देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। यूनिट 1 के अंदर हमारे में क्या आया, डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस इन इंडिया। तो ये हमारा पहला दूसरा चैप्टर ही था, तो ये चीजें आपको वहां पर अच्छे से कवर करवाई गई थी। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रीसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ये भी मैंने आपको अच्छे से बताई थी, जैसे एफडीआई की जो अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर था उसके अंदर भी, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर आपको याद हो, एफटीपी, उसके लिए मैंने आपको अलग से पीपीटी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी है। आप जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, वही यहां पर इसका उत्तर बनेगा आपका। यूनिट 2 में क्या आ जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक बिजनेस की
सोसाइटी में जो ऑपरेट कर रही है उसकी सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या उसको उसके लिए काम करने चाहिए, हाउ सक्सेसफुली दिस, ये किस तरह से इंडिया के अंदर ये पूरा चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने अच्छे से 2 पार्ट के अंदर ये पूरे जो है चैप्टर लगभग लगभग 70-80 मिनट के अराउंड में जाके कवर हुआ था, कहीं 2 पार्ट के अंदर आपको ये वीडियोस मिलेगी। तो अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस हमने उसका इस चैप्टर में किया था, तो आप प्लीज जाके वो चैप्टर वहां से देख सकते हैं। डिस्कस द मेन स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, तो आखिरी 5 ईयर प्लान था 2000 जो है अपना आया था कब 2015-16 के अराउंड में जो आखिरी था वो आया था। उसके बाद 3 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिए थे मोदी गवर्नमेंट ने। वो ये पूछ रहे हैं कि 12th 5 ईयर प्लान के अंदर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज क्या थी वो आप डिस्कस कीजिए। तो मैंने आपको जब ये हमने चैप्टर करा था तब भी बताया था कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे पहले 1 2 3 जो 5 ईयर प्लान थे उनको अच्छे से करेंगे और आखिरी के जो कुछ 5 ईयर प्लान थे उनको करेंगे। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है, शुरुआत कैसे हुई और अभी क्या सिचुएशन है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यूनिट 3 क्या है अपनी, what major changes have been implemented in the industrial policy, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी कि आपकी एलपीजी पॉलिसी कब आई थी 1991 के अंदर, तो उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या क्या, तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करके एक पूरा चैप्टर था जिसमें इस सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की गई थी। किस तरह से इंडस्ट्रियल सिकनेस को दूर किया गया, किस तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को प्रमोट किया गया, वो सारी चीजें डिटेल्ड करी थी हमने उस चैप्टर में। फिर आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, प्राइसिंग पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की पीएसयूज का चैप्टर था, उसके अंदर ये चीजें हैं। फिर आते हैं डब्ल्यूटीओ का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका अलग से पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जरूर कवर करवाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, कुछ खास इतना टेक्निकल भी नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं अपने अगले साल के एग्जाम के अंदर, तो आप फिर देखेंगे सिमिलर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल डायग्नोसिस, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जब तक आप एनवायरनमेंट को समझेंगे नहीं तो अपने उस बिजनेस को प्रमोट ग्रो कैसे कर पाएंगे, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है एनवायरमेंटल डायग्नोसिस। यानी कि जब आप अपने एनवायरनमेंट को डायग्नोज यानी प्रोसेस करते हो, उसको समझने के लिए थ्योरीज यूज करते हो, वो प्रोसेस क्या कहला जाता है एनवायरमेंटल डायग्नोसिस। यानी कि जब आप अपने एनवायरनमेंट आसपास के एनवायरनमेंट को मैक्रो माइक्रो एक्सटर्नल इंटरनल इन सब चीजों के अंदर डिवाइड करते हो और कितनी चीजें हमारे बिजनेस के लिए इंटरनली इंपैक्ट कर रही हैं और कितनी चीजें बाहर इंपैक्ट कर रही हैं, इस सारे कंप्लीट प्रोसीजर को क्या नाम दिया जाता है एनवायरमेंटल डायग्नोसिस। फिर आते हैं लीगल प्रोटेक्शन टू अ बिजनेस, कि बिजनेस की लीगल प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है, बिजनेस को लीगली किस तरह बचाया जाता है। तो कंपनीज एक्ट जो है हम एक बिजनेस को लीगली प्रोटेक्ट करता है, उसके राइट्स प्रोटेक्ट करता है, वो सारी चीजें यहां पर बतानी है। व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट फाइनेंसिंग, तो स्टेट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन एसएफसीज, इसका अपना पूरा एक चैप्टर था, वो भी हमने करा था। चैप्टर नहीं था तो टॉपिक तो जरूर था, मुझे याद है हमने इस चीज को अच्छे से कवर किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने टॉपिक के अंदर, तो वहां से जाके आप इस चीज को पढ़ सकते हैं कि स्टेट फाइनेंसिंग यानी कि जब राज्य के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या बोला जाता है स्टेट फाइनेंसिंग। फिर आते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, वो क्या होते हैं कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होते हैं, जब आप किसी से कॉम्पीट करते हैं, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं तेरे से कंपटीशन करूंगा, और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट उसका ऑपोजिट होता है, जब मैं ये साइन कर देता हूं कि ठीक है भाई मैं तेरे प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं करूंगा, ये प्रोडक्ट सिर्फ तू ही बेच सकता है मार्केट में, तो उस तरह के एग्रीमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। फिर आते हैं कंफर्म्ड सिकनेस क्या होती है। देखो जब सिकनेस का हमने अपना इंडस्ट्रियल सिकनेस का टॉपिक कवर किया था तो उसके अंदर ना कुछ क्राइटेरिया दे रखे थे, 50% टर्नओवर का अगर एबॉलिश हो जाए, 100% एबॉलिश हो जाए, वही चीज इसके अंदर लिखनी है कि कब जाकर एक कंपनी को सिक इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री को सिक इंडस्ट्रीज माना जाएगा, वो क्राइटेरिया यहां पर आपको लिख के आने हैं। तो वो जो भी है कि नेटवर्थ या टर्नओवर का 50% जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा, या और आने वाले टाइम में अगर उसका 100% वो नेटवर्थ टर्नओवर जो है एबॉलिश हो जाए, तो वो सब चीजें आपको यहां पर बतानी है। फिर आते हैं ICSID, ये क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये इसका काम क्या है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर अगर किसी भी चीज का डिस्प्यूट आ जाता है, किसी भी चीज की परेशानी हो जाती है इन्वेस्टर को या इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी को, उसको सेटल करना, उसको सुनना, उसकी सुनवाई करना, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, चाहे इन्वेस्टर को चाहे उस कंपनी को जिसके अंदर इन्वेस्ट किया गया है,
वो कौन करता है? ICSID। तो इसकी फुल फॉर्म जो है आप लिख लीजिए, क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने अच्छे से डिस्कस किया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो भी हमारे बाहर देश से जा रहा है, जो भी हमारे देश के अंदर आ रहा है, उसका एक फाइनेंशियल लेजर होता है जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके अपने अकाउंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है। तो आई होप ये चीजें आपको याद होंगी। उसके बाद आते हैं माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं। तो माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट आपको अच्छे से बताए गए थे। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो भाग होते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी बड़े लेवल पर जो होते हैं। और माइक्रो पे कौन से होते हैं? कंज्यूमर, सप्लायर्स, वो सब चीजें। तो आई होप आपको ये चीजें भी अच्छे से पता है। फिर आते हैं फेमा की, जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है कि एक कंपनी जो है वो डोमेस्टिक है या फॉरेन है, वो चीजें कैसे डिसाइड की जाएंगी। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अंडर फेमा। तो फेमा का अपना पूरा चैप्टर था, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। What are the problems that confront social action program being enterprise? How do you overcome them? तो ये क्या कह रहे हैं? ये फिर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। सोशल एक्शन प्रोग्राम क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी का दूसरा नाम क्या है? सोशल एक्शन प्रोग्राम। तो वही चीज यहाँ पर पूछी। उसके बाद है वाई प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टेट वेरियस मेजर फॉर द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन दी कंट्री। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा चैप्टर था, उसके अंदर इस टॉपिक को आप अच्छे से याद कर जो है समझ सकते हैं कि किस तरह एक डेवलपिंग कंट्री के लिए किस किस तरह की आर्थिक नीतियों की जरूरत पड़ती है, वो चीज वहां पर हमने अच्छे से कवर की थी। एग्जामिन द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये भी आपको पता चल गया क्या क्या चेंजेस आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया था, लाइसेंसिंग हटा दी गई थी, रजिस्ट्रेशन हटा दिया गया था, सोशल इकोनॉमिक जोन सेटअप की गई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन सेटअप की गई थी। ये सारी चीजें आपको उसके अंदर कवर करवाती थी। तो इस तरह से जो है आपका ये बनाया गया है। एमएनसीज का पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया था कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सब हम कवर कर लेंगे। तो ये आपका था बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पूरा, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया देने की कोशिश की कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो यहां पर मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी है, कोई बहुत ज्यादा भी यहां पर रॉकेट साइंस नहीं पूछी गई है, एट द सेम टाइम कोई बहुत आसान सवाल भी नहीं है। ठीक ठाक सवाल है, एवरेज, जो एक बच्चा जो है अगर उसने एक दो बार अपनी स्टडी मटेरियल से ये चीजें कवर करी हैं तो वो आसानी से वहां पर लिख के आ सकता है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज नहीं समझ में आती है, एक तो आप पहले वो सारी सीरीज देख लीजिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा जो है प्लेलिस्ट वो देख लीजिए। अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो वहां पर जिस वीडियो में कोई डाउट है उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, नहीं तो ये जो पीवाईक्यू की वीडियो डाल रहा हूं मैं, इसके नीचे मेंशन कर दीजिए। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो एक फीडबैक फॉर्म मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वो एक गूगल फॉर्म है, उसके अंदर आप अपना टॉपिक जो है मेंशन कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है मुझे कम समझ में आता है, आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा गौर कर दीजिए, ताकि जब मैं रिवीजन वीडियो डालूं तो उसके अंदर उस टॉपिक के ऊपर मैं ध्यान दे सकूं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये चीज जरूर करेंगे। मिलता है अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद। और इन लेक्चर्स को अपने इस्तेमाल कीजिए, इनको अपने बेनिफिट के लिए यूज कीजिए। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ही के लिए ये बनाए गए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।